अरे दीदी, मेहंदी में जीजा जी का नाम लिखवा लो, और हाँ, कोड वर्ड में लिखवाना। फिर शादी के बाद ना जब जीजा जी से मेहंदी में अपना नाम ढूंढने को कहोगी ना, तो देखना कैसे उनके पसीने छूटेंगे अपना नाम ढूंढने में। सच्ची बड़ा मजा आता है इस रस्म में। अरे हमारे जीजा जी तो पूरे सिद्धार्थ मल्होत्रा लगते हैं। आप ऐसा करो, सिड लिखवा लो, बेचारे गैस भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सिद्धार्थ मल्होत्रा लगता है तुझे वो मुकेश? सिद्धार्थ तो क्या, वो तो उसकी सस्ती कॉपी जैसा भी नहीं लगता। बस बिना बात झाड़ के पेट पर चढ़वा लो तुम लोगों से। अरे तू छोड़ ना ये सब नाम वाम की चोचले, मुझसे ये सब नहीं होता। और उसका नाम क्यों लिखाऊं मैं अपनी मेहंदी में? मैं अपने हाथों पर मेहंदी लगा रही हूं तो मैं अपना नाम लिखवाऊंगी ना। उसको नाम लिखवाने का शौक हो तो अपने हाथ में लिखवा ले। इतनी महंगी मेहंदी आर्टिस्ट बुलाई है मैंने। अब तू क्या चाहती है? मुकेश के नाम के चक्कर में सारे डिजाइन का सत्यानाश करवा लूं मैं? ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का बेटा? और वो तेरे पति है, थोड़ा इज्जत से बात कर लिया कर। पति पति होता है, उसको ज्यादा भगवान बनाकर सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को शौक होगा हर किसी को देवता बनाकर पूजने का, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। मेरे लिए वो इंसान है और इंसानों का नाम लेना पाप नहीं होता। हाय हाय दीदी, ये कैसी बात कर रही है आपकी बेटी? क्या बात है, बिटिया को दामाद जी पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आजकल के बच्चे कोई माँ बाप के दबाव में आकर शादी करते हैं क्या? शादी तो उसकी पसंद से ही हो रही है, और हम उन माँ बाप में से तो बिल्कुल नहीं है जो अपने डिसीजन बच्चों के ऊपर थोपे। इसने हाँ बोला तभी तो हमने रिश्ता पक्का किया है। तो दीदी पता लगाओ ना, बिटिया के सुर इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? शादी से एक दिन पहले तो लड़कियां दूल्हे के इंतजार में बावली हुई जाती है, और एक आपकी लड़की है, ससुराल वालों का नाम ले लो तो ऐसे चिढ़ जाती है जैसे किसी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। मजाल है जो बिना डंक खाए कोई बाहर आ जाए। रचना की माँ को अपनी देवरानी रेखा को समझा पाना कठिन हो रहा था, और ये कोई आज पहली बार नहीं था। घर में आए लगभग सभी मेहमान बारी बारी से पूछ चुके थे कि रचना इतनी उखड़ी हुई क्यों है। अरे अब क्या जवाब दूं रिश्तेदारों को? क्या बताऊं कि हमारी बेटी को तो अपनी इज्जत खुद उछालने में ही बड़ा मजा आता है। ये ले बिटिया, देख मैं तेरे लिए ये बादाम वाला दूध लेकर आई हूँ। पी ले बेटा, थोड़ी ताकत आएगी। ससुराल में जाकर ऐसे लाड लड़ाने वाला कोई न मिलेगा, इसलिए बेटा जितना खाना पीना है, मौज मस्ती करनी है, अपने मायके में कर ले। कौन जाने कैसा ससुराल मिले। कैसी बात करती हो बुआ जी आप? ससुराल ही तो जा रही हूँ मैं, जेल में थोड़ी ना जा रही हूँ। ठीक है, मुकेश को देखकर ये तो लगता है कि सोना चांदी हीरे देने जैसी उसकी औकात नहीं है, लेकिन कम से कम खाना तो पेट भर के खिलाएगा ही। और अगर इतना भी करने की हैसियत नहीं है ना, तो शादी ही नहीं करनी मुझे। अरे बेटा, ऐसा नहीं है कि तेरे ससुराल वाले तुझे खाना नहीं खिला पाएंगे। बस बेटा, ससुराल ना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। वहाँ पर भंडार भी भरे हो ना, तब भी नई नई शादी में लड़कियाँ संकोच में रह जाती हैं। वहाँ जाकर कहाँ अपनी मनमानी हो पाती है बेटा। ये क्या भाभी, बिटिया कह रही है कि सोने चांदी देने की औकात नहीं है लड़के वालों की? क्या बिल्कुल गए गुजरे खानदान से रिश्ता जोड़ लिया है? तुम ये बताओ, अगर ऐसे गए गुजरे लोगों में ही रिश्ता जोड़ना था तो वो लड़का मिंकू क्या बुरा था? उसे तो तुमने रिजेक्ट कर दिया। अब भुगतो बैठकर। अरे पैसे वाले थे वो लोग, रचना को महारानी बनाकर रखते। अरे बेटा क्या कर रही है तू? यहाँ चल, जरा अपनी बहनों को शादी का लहंगा दिखा। कब से जिद कर रही है वो। दीदी अपना शादी का लहंगा दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठ, मैं अभी दिखाती हूँ। वाह दीदी, लहंगा तो आपका बहुत सुंदर है। जीजा जी ने पसंद करके भिजवाया क्या? अरे क्या तेरे जीजा जी की पसंद दिखाई दे रही है ये? अरे मैंने अपना लहंगा खुद खरीदा है, और एक बात बताऊं, उनकी पसंद का लहंगा मैं पहनने भी वाली नहीं थी। इतनी डाउन मार्केट चॉइस है मेरे ससुराल वालों की कि क्या ही बताऊं। एंगेजमेंट में एक साड़ी भेजी थी, साड़ी का कलर इतना गंदा, मुझे देखकर उल्टी आ गई। इसलिए मैंने तो साफ साफ मना कर दिया था, भाई मेरी शादी की शॉपिंग के लिए आप लोगों को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे बता देना, जो खरीदना हो मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी। मैंने ना अपनी साड़ियाँ सूट सब खुद ही परचेज किए। खरीदने के बाद बिल उन्हें भेज देती थी ताकि वो पेमेंट कर सके। रचना की बातें सुनकर घर में हर किसी को यही लग रहा था कि शायद रचना अपनी शादी और होने वाले पति से खास खुश नहीं है। बात बात पर वो कुछ ऐसा ज़रूर बोल देती जिससे उसके ससुराल वालों की बेइज्जती हो। रात के समय कमरे में
अरे बेटा ये क्या तरीका हुआ, मैं कब से देख रही हूँ बात बात पर मुकेश और उसके घर वालों को उल्टा सीधा बोल रही है। बेटा भूल मत, बस आज रात की बात है, उसके बाद वो घर ही तेरा अपना घर होगा और वो परिवार ही तेरा अपना परिवार। अगर उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही है तो समझ ले तो अपने परिवार के बारे में ही बोल रही है। और मेहमानों के सामने अपने परिवार की इस तरह से बेइज्जती की जाती है क्या? क्या बेइज्जती की मैंने? हाँ, जो सच है वही तो बोला। अब आपके दामाद की चॉइस है इतनी डाउन मार्केट, तो इसमें मैं क्या करूं? अच्छा, दामाद जी की चॉइस डाउन मार्केट है तो भूल मत, उन्होंने ही तुझे पसंद किया है, तभी तेरी वहाँ शादी हो रही है। तब तो तू भी डाउन मार्केट हो गई ना। अरे अब मेरी माँ हो या उसकी, हर बात पर उसकी ही तरफदारी करती रहती हो। कभी अपनी बेटी की तरफ भी देख लिया करो। भूलो मत, आपने मुझे पैदा किया है, उसे नहीं। आपकी बेटी ना मैं ही रहने वाली हूँ। कल को आपको कोई तकलीफ होगी तो मैं ही काम आऊंगी, और वो तो यहाँ आकर सिर्फ आपके हाथ की दूध की मलाई खाएगा। आज तक ऐसा क्या कर दिया उसने आपके लिए जो आप 1 मिनट में उसकी साइड होगी? इतने सालों से चाय बनवा कर मेरे हाथ की पी रही हो और साइड दामाद की ले रही हो। सबसे पहले तो बेटा तू अपने पति को थोड़ा सम्मान से बुलाना शुरू कर। इसका उसका क्या होता है? हमारे जमाने की तरह ए जी ओ जी ना सही, कम से कम मुकेश जी तो कह सकती है। पति है वो तेरा, थोड़ा सम्मान देना सीख। अरे पति है तो मेरे सर पर बैठेगा क्या? हाँ, मैंने बोला था ना आपको कि ये पति को परमेश्वर मानने वाला ट्रेडिशन मुझे फॉलो नहीं करना। हरकतें देखो इस लड़के की, इतनी बेशर्मी से माँ के सामने बात कर रही है। कल को ससुराल में जाकर भी यही रंग दिखाएगी तो पता नहीं कितने दिन तेरी घर गृहस्थी चलेगी। मैं बता रही हूँ बेटा, तेरे ये जो रंग है ना ससुराल में नहीं चलने वाले। ये बदतमीजी ससुराल में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, यहाँ तक कि तेरा पति भी नहीं। कोई लड़का चाहे कितना भी शरीफ हो लेकिन अपना अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करता। अरे लड़के वाले हैं वो, हमारे कर्जदार नहीं है जो बात बात पर उनका अपमान करती है। वैसे तो रचना की माँ ने अपनी तरफ से उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना कुछ लोग चिकने घड़े की तरह होते हैं जिनके ऊपर किसी की भी बातों का कोई असर नहीं होता। रचना के ऊपर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता और अपना यही रवैया लेकर वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के 2 दिन बाद रचना की माँ अपनी बेटी को फ़ोन करती है। बेटा रचना, सब ठीक है ना तेरे ससुराल में? मुकेश जी की मम्मी को हमारे यहाँ से आया सारा सामान पसंद तो आया ना? किसी बात से कोई नाराज़गी तो नहीं है ना उनको? अरे मम्मी 2 दिन पहले तो शादी हुई है आपकी बेटी की, ये नहीं कि फ़ोन करके बेटी का हालचाल पूछ ले। लेकिन आप तो फ़ोन उठाते ही मुकेश जी की मम्मी, मुकेश जी की मम्मी की माला जपने लगी। ठीक है ना, इतना खर्चा किया आप लोगों ने, दुनिया भर के गिफ्ट भेजे, अब पसंद क्यों नहीं आएगा? इतना महंगा सामान उन्होंने आज से पहले देखा भी नहीं होगा। पसंद नापसंद वाली बात तो दूर ही है। आप लोगों ने जो दहेज का सामान और तोहफे भेजे ना, उसी से पूरा घर जगमगा रहा है। मुझे तो लगता है मेरी शादी से पहले उनके घर में कुछ था ही नहीं। अरे बेटा ये कैसी बात कर रही है तू? ऐसा नहीं बोलते। और तू ना ज़रा आगे पीछे देख कर बात किया कर, कहीं तेरी बातें ससुराल में किसी ने सुन ली ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या लेने के देने पड़ जाएंगे मम्मी? अच्छा बताओ, क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग मेरा? देखो मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ, जो भी बोला मैंने 100% सच है। अरे इतनी ज्वेलरी, कपड़े, सामान मेरे माँ बाप ने भेजा है। अब इन लोगों को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए ना। उल्टा अब मैं उनसे जाकर पूछूं कि उन्हें सामान पसंद आया कि नहीं आया। हद होती है। आप लोग तो ऐसे मुकेश के घर वालों के सामने बिछे जा रहे हैं जैसे लड़की पैदा करके आप लोगों ने कोई अपराध कर दिया हो। बेटा दुनियादारी नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं है? अपराध की बात नहीं है, बात बस इतनी सी है कि हमने अपनी बेटी जीवन भर के लिए उनके हाथों में सौंप दी है। अब हमारी बेटी की खुशी, गम, सुख, दुख सब उनके हाथ में है। इसलिए बेटी के माता पिता की कोशिश होती है कि वो अपनी बेटी के ससुराल वालों को खुश रखे। लड़के वालों की 10 तरह की सही गलत ख्वाहिश इसीलिए पूरी करते हैं ताकि उनकी बेटी भी ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बिता सके और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ ना हो। अरे मम्मी, इतनी खातिरदारी उसकी की जाती है जो इतनी खातिरदारी डिजर्व करता हो। छोटा सा 2 कमरे का मकान है इन लोगों का और आप लोग इन्हें ट्रीटमेंट ऐसे देते हो जैसे किसी बड़ी सुल्तनत की राजा महाराजा हो ये लोग। ठीक है, हो गया आप लोगों का, अब थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर दो।
रचना की माँ अपनी तरफ से रचना को समझाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन रचना तो जैसे समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे जैसे शादी को थोड़ा समय बीता, वो अपने ससुराल वालों में कमियां निकाल कर अपने माँ बाप को बताने लगी। इतना ही नहीं, कई बार तो वो अपने ससुराल की पर्सनल बातें भी मायके में आकर सबको बताती और उनकी खिल्ली उड़ाती। शादी के 3 महीने बाद रचना 1 सप्ताह के लिए अपने मायके आई हुई थी। जैसा कि उसकी आदत थी, मायके आकर वो बार बार अपने ससुराल वालों की खिल्ली उड़ा रही थी। 7वें दिन, मम्मी आज मुकेश मुझे लेने आने वाले हैं, आज शाम को उनका भी डिनर बना देना। मम्मी जी, आज तो शाम को दामाद जी आएंगे, बता दीजिए डिनर में क्या क्या बनेगा, मैं तैयारी कर लेती हूँ। अरे कौन से राजा महाराजा के खानदान से आ रहा है वो, जो उनके स्वागत में 56 भोग बनाओगी? अरे बना ले कुछ भी हल्का फुल्का। अच्छा ऐसा कर, मसूर की दाल और चावल बना दे। लेकिन माँ जी, चाय के साथ देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब दामाद के आगे 5 रुपए वाला बिस्किट तो नहीं रखा जाता। आप ऐसा करिए ना, बाजार चले जाइए और नाश्ते का कुछ सामान लेते आइए। वापसी में 1 किलो मिठाई और मुकेश जी के लिए कपड़े भी लेते आइएगा। अब ऐसे खाली हाथ भी तो विदा नहीं कर सकते ना दामाद को। अरे बेवकूफ़ थे हम लोग, जो शादी में इतना लाखों रुपए का खर्च कर दिया। ये तो बाद में जब रचना ने बताया तब हमें अकल आई कि ये लोग तो 1 नंबर की भिखारी है। कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को ज़्यादा मुंह लगाने की। औकात भी है इनकी हज़ारों रुपए के कपड़े पहनने की। तो ऐसा कर, वो बेड में पैंट शर्ट का पीस रखा है ना, वही दे देंगे। और ज़्यादा मिठाई और नाश्ते में पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो घर में है चुपचाप वही लगा देना चाय के साथ। माँ के मुंह से अपने पति और ससुराल वालों के बारे में ऐसी बातें सुनकर रचना के होश उड़ गए थे। अरे मम्मी, कोई भांग वांग चाट ली है क्या आपने? ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, मुकेश और मेरे ससुराल वालों के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? और क्या कहा आपने, भिखारी? मेरे ससुराल वाले भिखारी दिखाई देते हैं क्या आपको? और भूलो मत मम्मी, अगर वो लोग आपको भिखारी दिखते हैं तो फिर मैं भी तो वही हुई ना। मैं भी तो मुकेश की पत्नी हूँ, और एक पत्नी की पहचान तो उसके पति से ही होती है ना। आपको क्या लगता है मेरे ससुराल वाले या मुकेश आपके यहाँ के खाने के लिए तरस रहे हैं? अरे हर तीसरे दिन पनीर खाते हैं हम लोग, और आप उन्हें दाल चावल खिलाओगी? हद हो गई मम्मी, आज तो आपने जैसे सारी हद ही पार कर दी। अरे बेटा, क्यों तू बुरा मान रही है? मुझे तो सच्ची खुद बड़ी देर से समझ में आया, नहीं तो मजाल है जो इस मुकेश को मैं अपनी बेटी दे देती। अरे बहुत झुक लिया हम इनके सामने, लेकिन अब बस, लड़की वाले हैं तो क्या, हम भी किसी से कुछ कम नहीं है। अरे मम्मी, आपको कौन कह रहा है कि आप कम हो मेरे ससुराल से? और एक बात ना आप साफ साफ सुन लो मम्मी, आप मेरी माँ हैं, बस इसलिए मैंने आपसे अपने परिवार के लिए इतना सब सुन लिया, वरना पता नहीं मैं क्या करती। अरे सुबह से देख रही हूं मैं, पहले अपने चाची को फोन करके मुकेश के बारे में अनाप शनाप बोला, और अब भाभी से ऐसे बोल रही हो। अगर आप ही ऐसी बातें करेंगी तो बाकी दुनिया कैसे मुकेश को सम्मान देगी? ठीक है मम्मी, आपकी सोच आपको मुबारक। जिस घर में मेरे पति का सम्मान नहीं है, मैं अभी वहां नहीं ठहर सकती, चलती हूँ। अरे रुक जा भाई, कहाँ भागी जा रही है? रिवर्स साइकोलॉजी का नाम सुना है? तो समझ ले, मैंने खुद ये खेल खेला ताकि तुझे एहसास हो सके कि 4 लोगों के सामने अपने ससुराल की बुराई करने से तू कूल नहीं लगती, बल्कि इनडायरेक्टली तू अपनी और साथ ही साथ हमारी भी इंसल्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात बेटा, मुकेश पति है तेरा, और सच बात तो यह है कि लाखों में एक है मेरा दामाद, जो तेरे जैसी बिगड़ैल और गुस्सेल को खुशी खुशी झेल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तूने जो भी देखा सुना, वो सब तुझे जानबूझकर सुनाया गया था। वो सारा नाटक स्क्रिप्टेड था, जिसमें तेरी भाभी भी शामिल थी। अच्छा, तो बेटी को सुधारने के लिए आपने चाची के सामने दामाद की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अरे अब मैं कैसे फेस करूंगी चाची को? आप जानती हो ना उनकी आदत कैसी है, कुरेद कुरेद कर सारी बात पूछेंगी। अरे बाबा, मेरी ही देवरानी है, मुझसे बेहतर कौन जानेगा उसे। ये देख, फोन तो ऑफ पड़ा हुआ है। फिर कैसे लगेगा तेरी चाची को कॉल? मतलब वो भी झूठ था? हद है मम्मी, आपसे आज ना अपनी बेटी से हाथ धोने वाली थी। सच बताऊं तो मेरे ससुराल वाले वाकई अच्छे लोग हैं। मम्मी जी पापा जी दोनों बहुत अच्छे हैं, और मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। मुझे कोई कमी नहीं है उस घर में। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, सच में मैंने आज सबका दिल दुखाया है और बस अपनी मनमानियाँ की है, लेकिन अब आपकी बेटी एक अच्छी बहू और बेटी बनकर दिखाएगी। बेटी की बात सुनकर रचना की माँ खुशी से रचना को गले लगा लेती है। आज भी विनोद वर्मा के ऑफिस में उनके रिटायरमेंट की पार्टी।
पर इस बात के दुख से ज्यादा उन्हें खुशी थी किसी और बात की। सब कुछ दिया भगवान, तूने इतने अच्छे बेटे दिए, इतनी प्यारी बहू दी, इतनी संस्कारी बीवी दी। तेरी कृपा से कभी भी इस घर में पैसों की तकलीफ भी नहीं रही। प्रभु, अब बस रिटायरमेंट के बाद का वक्त पहाड़ों में बिताऊं, इतनी कृपा कर दे। भगवान का आशीर्वाद लेकर विनोद हॉल में आता है। अरे विमला जी, कहाँ हैं आप? जल्दी कीजिए, आज ऑफिस में मेरे लिए पार्टी रखी गई है और आप लोग ही अब तक तैयार हुए नहीं हैं। मैं तो रेडी हूँ पापा जी, यही अभी तक अपनी शर्ट के पीछे बैठे हुए हैं। कभी पिंक पहनते हैं तो कभी रेड। बड़ा भाई देरी कर रहा है तो छोटा भाई कहाँ है? गाड़ी रोकने गया है क्या? आपका प्यारा बेटा तो अभी तक नहा रहा है मम्मी। तू जा, पहले शर्ट पहन कर आ। एक सुपुत्र तैयार नहीं हुआ है, दूसरा नहा ही रहा है। सबको मैंने बता दिया था कि 9 बजे तक हमें ऑफिस के लिए निकल जाना है। यहाँ 9:30 बजने को आए, अभी तक आप लोग तैयार ही हो रहे हैं। अरे पापा, सरकारी काम है, 9 बजे का काम 11 बजे के पहले ऐसे ही नहीं होगा। डोंट वरी। इस सरकारी विभाग के पैसों से तूने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है बेटा, बड़ा आया सरकारी काम है। एक काम कर बहू, जब तक सभी लोग तैयार हो रहे हैं तू ही मुझे कुछ खिला दे। हाँ हाँ पापा जी, मैंने उपमा बनाया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। निकिता अपने सास ससुर के सामने उपमा परोसती है। जैसे ही उपमा की सुगंध रॉकी तक पहुँचती है, वो भी फौरन डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। रॉकी भैया तो तैयार हैं, आप कहाँ थे भैया? मैं तो आप सभी के तैयार होने का वेट कर रहा था भाभी, पर उसके पहले मुझे उपमा की सुगंध आ गई, सो मैं आ गया। ये लो, तू क्यों खाने बैठ गया? अगर सब खा ही लेंगे तो पापा के ऑफिस की पार्टी के खाने को कौन खाएगा? मेनू देखा है मैंने, चाउमीन, मंचूरियन, पानी पूरी से लेकर मेन कोर्स तक का इंतजाम है। फटाफट विनोद जी का पूरा परिवार उनकी रिटायरमेंट पार्टी में पहुंच जाता है, जहां बड़े आदर सत्कार के साथ विनोद का स्वागत होता है। पार्टी बहुत ही अच्छी बीतती है। पार्टी एंजॉय कर पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर वापस आने लगता है। ये गाड़ी तू आगे लेकर क्यों नहीं जा रहा है बेटा? मुझे भी ऑफिस निकलना है पापा, पर सामने वाली गाड़ी हटे तब तो। दिल्ली की ट्रैफिक है पापा, इतनी जल्दी खाली नहीं होने वाली है, आराम कीजिए। बाहर से आ रही शोर की आवाज और धुएं के कारण गाड़ी के शीशे चढ़ाकर विनोद विमला से कहता है, आज से मैं पूरी तरह से फ्री हो गया। विमला जी, अब आप जहां बोलिए वहां चलने को तैयार है आपका पति, पर उसके पहले आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप घर चलिए, आज रात को ही वादा पूरा करती हूँ। विनोद बड़ा खुश था और अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्करें काटता हुआ खुद से बातें कर रहा था। जवानी में न सही, बुढ़ापे में ही सही, पहाड़ों के बीच रहूंगा। बेकार के शोर शराबा, ये भीड़ भाड़, ये लोगों की तानाफूसी से दूर, सब अच्छा होने वाला है। तभी बाहर से विमला की आवाज आती है, अजी सुनते हैं, बाहर आ जाइए। मुस्कुराता हुआ विनोद बाहर आता है और खाने के टेबल पर छोले भटूरे देखता है। कर दिया ना मैंने अपना वादा पूरा। मैंने कहा था ना, जिस दिन आपकी रिटायरमेंट होगी उस दिन खुद मैं आपको अपने हाथों से तेल का तला हुआ खाना बनाकर खिलाऊंगी, तो लीजिए। ओहो, तो ये वादा समझ बैठी है। आपसे मैं इस वादे की बात नहीं कर रहा था। आपको याद है जब हमारी शादी हुई थी और मेरी नौकरी लगी थी, सरकारी नौकरी छोड़कर मैं पहाड़ों के किनारों पर जाना चाहता था, पर आपने कहा अभी नहीं। फिर राज हो गया और फिर रॉकी, माँ बाबूजी गुजर गए। फिर रॉकी जब 10 साल का हो गया तब भी मैंने आपसे कहा कि चलते हैं पहाड़ों के किनारे। आपने कहा नहीं, अभी नौकरी कीजिए, बच्चों को सेटल होने दीजिए, उसके बाद अब तो दोनों बच्चे अच्छा कमाते हैं, बड़े की शादी हो गई है, छोटे की कर देंगे। अब तो नौकरी से भी रिटायरमेंट हो गई मेरी, अब तो पहाड़ों में चलिए। ये देखो, आज इस उम्र में भी पापा मम्मी को पहाड़ों के किनारे बसे आशियाने ले जाना चाहते हैं, और एक तुम हो। पापा ये बातें हवा में कर रहे हैं। छुट्टियों में पहाड़ों पर जाना समझ में आता है, पर पहाड़ों पर जाकर बस जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ हाँ, तो तू मत जा, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। आपको आना है बिमला जी तो कहिए। जी, मैं बच्चों के बिना कहाँ जाऊंगी। ठीक है, फिर ये खाना भी अपने बच्चों को ही खिला दीजिए। और जिस बात को सभी छोटा समझ रहे थे,
उस बात पर विनोद नाराज होकर बिना खाए ही कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर दाल के चीले बनाए हैं पापा जी, आपकी फेवरेट है, फिर भी आप नहीं खा रहे हैं। अब तो तेरा ससुर पहाड़ों के किनारे जाकर ही कुछ खाएगा बेटा, वरना भूखा मर जाएगा। कोई आपके साथ जाने को तैयार हो या ना हो पापा जी, मैं तो तैयार हूँ। ये आपकी बहू का वादा है। अब आप नाश्ता कीजिए, मैं सामान बांधना शुरू करती हूँ। राज और रॉकी जब तक उठकर अपने कमरों से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उसके पापा और निकिता कहीं जाने के लिए सामान बांधे ऑलरेडी तैयार हैं। अब तुम दोनों ही समझाओ इन दोनों को, ये तो पहाड़ों की ओर जाने को तैयार बैठे हैं। ओहो, ये प्रॉब्लम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई मम्मी। अच्छा पापा, आप हड़बड़ी मत कीजिए। ऐसे उठकर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे होटल में? मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात करता हूँ, कुछ दिनों के लिए पहाड़ों के किनारे किराए का एक मकान ले लेते हैं। अगर रहना जम गया तो इस घर को बेचकर वहीं प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। बस फिर क्या था, राज किराए पर एक प्रॉपर्टी पहाड़ों के किनारे ढूंढ लेता है और निकल पड़ता है अपने परिवार के साथ वादियों के मजे लेने। पहाड़ों के बीच सकरे रास्तों से गुजरती बस में बैठा विनोद वादियों के मजे ले रहा था। कहाँ दिल्ली की हवा और कहाँ इन वादियों की हवा पॉल्यूशन फ्री। एक बार भी बस रुकी है क्या? कैसे रुकेगी? कोई ट्रैफिक ही नहीं है। बिल्कुल शांति। रिटायरमेंट के बाद ऐसी जगह ना आए तो जिंदगी भर काम करने का क्या फायदा। बस एक ऊंचे पहाड़ के किनारे रुकती है जहां एक मंजिला बंगलो था। आज से ये तुम्हारा ससुराल निकिता। घर जाते हैं, सरसों तेल नाक में डालना होगा। साइनस की प्रॉब्लम उठाई। हाय हाय, पहाड़ों में पहुंचे हुए 4 घंटे नहीं हुए, छींक शुरू हो गई। जब यहाँ रहेंगे तब सोचो क्या होगा। घर के अंदर जाते ही विनोद सीधा वॉशरूम की ओर जाता है। इतने लंबे सफर में कहीं मेरा पेट साफ नहीं हो पाया। पहले फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। विनोद टॉयलेट यूज करने के बाद जैसे ही नल खोलता है उससे पानी ही नहीं आता। अरे कोई है बाहर? विमला जी, कैसा घर ढूंढा है आपके बेटे ने? बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा? बिजली पानी सभी की बात कर ली थी मैंने, सब चेक करवाया था। अच्छा आप वहीं रुकिए, पापा मैं अभी आसपास पता करके आता हूँ। राज अपनी इकलौती पड़ोसन के घर जाता है जिसका घर कम टूरिस्ट के लिए होटल ज्यादा था। पानी तो यहाँ आए दिन सूखा रहता है बेटा, बर्फ जो जम जाती है पानी की। वैसे पानी तो कल आया था पर बिजली नहीं थी ना, तो किसी की टंकी तक पानी पहुंचा नहीं है। हमें तो शुरू से ही पानी इकट्ठा करने की आदत है। एक बाल्टी दे देती हूँ, पर अब से तुम ध्यान रखना। अच्छा ये प्रॉब्लम भी है यहाँ। राज पानी की बाल्टी लिए अपने घर वापस लौटता है। इसी एक बाल्टी से सभी को फ्रेश होना पड़ेगा। ये लीजिए पापा, पहाड़ों में आने के फायदे शुरू हो गए। छोटी मोटी तकलीफ ही तो हमें जीवन जीना सिखाती है बेटा। अगर हम शहर के बीचों बीच रहते तो सारी चीज एक कदम दूर पर मिल जाती है। इस कारण शरीर आलसी हो जाता है। यहाँ खुद मेहनत करनी होगी, जिस कारण बुढ़ापे में भी शरीर जवान रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा आप। घर के अंदर हीटर अगर चलता रहे तो बाहर की ठंड की खबर भी नहीं लगती। प्रॉब्लम तो राज को होगी। मेरी प्रॉब्लम की चिंता तुम मत करो। मेरे लिए तो तभी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी जब मैं घर से निकला था। वाईफाई का कनेक्शन बरकरार रहे, बस ऑफिस का टाइम होने वाला है, मुझे सिस्टम लॉगिन करना होगा। मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम नाश्ते की तैयारी कर लो। राज और रॉकी तो अपने अपने लैपटॉप लिए कोना पकड़ लेते हैं। विनोद अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। कुछ देर बाद, मैं ना थोड़ा बहुत राशन का सामान साथ ही लेती आई थी बहू, अब चल खाने की तैयारी कर लेते हैं। अरे वाह मम्मी जी, इसे कहते हैं गार्डियन का दिमाग। राशन तो इतना है कि 2 दिन का खाना बन जाए। चलिए अब 2 दिन बाद सोचेंगे। 2 दिन तो निकल जाते हैं। फिर तीसरे दिन, अरे यार, कनेक्टिविटी कहाँ चली गई? उफ निकिता, वाईफाई का स्विच ऑफ कर दिया क्या तुमने? मैं मीटिंग में हूँ यार। लाइट ही चली गई है तो मैं क्या करूं राज? लाइट चली गई? उफ ओ, रॉकी के फोन में नेट रिचार्ज है, बोल हॉटस्पॉट ऑन करेगा। उससे तो मैं अपना सिस्टम चला रहा हूँ भैया। मुश्किल से 15 मिनट चलेगा, फिर ये भी दम तोड़ देगा, बस लाइट आ जाए। अरे इतनी टेंशन की बात नहीं है, 10 मिनट में बिजली आ जाएगी, मैं पता करके आता हूँ। विनोद बाहर निकलकर यहाँ वहाँ पता करने जाता है।
अरे बाबू मोशाय, ये वादियों का शहर है, वादियों का। यहाँ बिजली, पानी, खाना पीना सब सूरज की पहली किरण तक ही होते हैं। अच्छा अच्छा, पहेलियां मत बुझाओ। ये बताओ कि तुमने इतनी सर्दी में भी सिर्फ शर्ट क्यों पहन रखा है? ठंडी नहीं लग रही है तुम्हें? सर्दी अभी आई कहाँ बाबू मोशाय, 1 महीने बाद सर्दी आना शुरू होगी। इसे तो हम गर्मी मान कर चलते हैं। सवेरे सवेरे सूर्य देव के दर्शन हो जाते हैं। पर जब सर्दी का मौसम आता है फिर तो सूरज महीनों महीनों तक नहीं दिखता है। क्या? अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि बिजली बनाने वाला कोई आएगा या बिजली कब तक आएगी? इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी? पथरीले रास्ते हैं ऊपर के, कब लैंडस्लाइडिंग हो जाए पता नहीं। मौसम करवट कब बदल ले कोई नहीं जानता। बाबू मोशाय, इसके बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता। अच्छा तो आसपास कहीं राशन की दुकान है तो वो ही बता दो। पास ही है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। चलने की आदत है तो आराम से निकल जाओ, पर अपनी गाड़ी लेकर जाओ क्योंकि प्राइवेट गाड़ी यहाँ सस्ती नहीं मिलती। 5 किलोमीटर दूर? ये सुनकर विनोद के पसीने छूट जाते हैं। घर लौटकर विनोद अपनी बहू से राशन ऑनलाइन मंगवाने को कहता है। नेटवर्क का इशू है, सर्वर के बिना कैसे मैं ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करूं? एक ही बार बाहर से टैक्सी लेकर जाऊंगी और महीने भर का राशन ले आऊंगी। बहू की तकलीफ बढ़ गई। अरे विमला जी, आज की लड़की है, 50 किलोमीटर चली जाए मेरी बहू तो 5 किलोमीटर क्या चीज है। और ऐसी बात है तो मैं भी चला जाऊंगा, बहू के साथ आसपास का इलाका भी देख लूंगा। निकिता अपने ससुर जी के साथ राशन और रोजमर्रा की सब्जियां लाने जाती है। दोपहर को दोनों वापस लौटते हैं। निकिता फौरन रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है। शाम के 4 बजे खाने की प्लेट सभी के सामने परोसी जाती है। ये कौन सी नई सब्जी और दाल बनाया है निकिता तुमने? अब पहाड़ों पर आए हो तो पहाड़ों पर उगने वाली सब्जियां तो खानी ही पड़ेंगी ना पतिदेव। ये है भटकी दाल, बिच्छू बुटीक का साग, रोटी और गुच्छी पुलाव। गुच्छी तो बड़ी महंगी थी। पहाड़ों में उगने वाले साग सब्जी को खाने का आज हमारा पहला दिन था, इसलिए मैंने पैसे नहीं देखे। अब खाने को एंजॉय कीजिए आप सब। नई जगह पर नया माहौल, नया टेम्परेचर और अब नया खाना भी। ठीक है, ऐसे मुंह क्या बना रहा है तू? बचपन में तुझे आलू भी कुछ खास पसंद नहीं थे, खाते खाते आदत हो गई ना, इसकी भी आदत हो ही जाएगी। और अगर यहाँ लाइट नहीं आई तो सर मुझे ऑफिस से निकाल देंगे, फिर खर्चे कैसे चलेंगे? राज के ये कहने की देर थी कि लाइट्स आ जाती है। फिर से राज और रॉकी अपने काम पर लग जाते हैं। पर ऑफिस जाने वाले विनोद का मन अब घर पर अकेले लग नहीं रहा था। क्या हुआ जी? अब तो सब कुछ ठीक है, फिर आपके चेहरे में मुझे वो खुशी क्यों नहीं दिख रही? अब आपको कैसे बताऊं विमला जी, बुढ़ापे में अपने दोस्तों के बिना जी लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहू और आप दिन भर रसोई में लगी रहती है, दोनों लड़के अपने अपने काम में, मेरा मन लगे भी तो कैसे। बाहर भी सन्नाटा, अंदर भी कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ घर पर छत होती तो अच्छा होता, नहीं? यहाँ बर्फबारी होती है जी। अगर घर के ऊपर छत होती तो छत पर बर्फ जम जाती, फिर उसे साफ कैसे करते आप? विनोद विमला से बात कर रहा होता है कि तभी रसोई से अपनी बहू की चीखने की आवाज सुनाई देती है। पसीने में लथपथ निकिता हांफती हुई बाहर आती है। हाँ, मैंने खिड़की से बाहर एक सियार को जाते देखा पापा जी। हाँ। सितार? तूने सितार को जाते हुए देखा? ओहो पापा, सितार नहीं सियार, गीदड़। गीदड़ को देखा मैंने अपनी आंखों के सामने। यहाँ गीदड़ है तो कल को लोमड़ी भी आ सकते हैं। ओएमजी। गीदड़? यहाँ जंगली जानवर भी है? तो आप दोनों इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? पहाड़ों का इलाका है, पीछे जंगल है, तो जंगली जानवर भी होंगे ना। कोई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज तो होंगे नहीं। कल ही मैंने घर के बाहर से सांप को जाते देखा, तो क्या हो गया? मेरे गांव में भी कई सांप बिच्छू निकलते थे। एक बार आप जब जानवरों के बीच में रहने लग जाएं, तो आपको उनकी आदत हो जाती है। मैं कमरों की खिड़कियां बंद कर देता हूँ। वादियों में रहना है मुझे, गुम नहीं हो जाना है। रात को निकिता बनाती है पहाड़ों पर उगने वाली मशरूम की सब्जी के साथ रागी की रोटियां। सुबह तो
सिर्फ सब्जी अच्छी नहीं लग रही थी, पर अभी तो रोटियों में भी जान नहीं है। ये कैसी रोटी बना दी बहू तूने? रोटी तो मैंने ठीक ही बनाई है पापा। मम्मी जी अपने साथ राशन लेकर आई थी तो थोड़ा गेहूं का आटा बचा हुआ था। अच्छी हाँ उससे मैंने सुबह रोटियां बना दी थी, पर अब आटा खत्म हो गया है। अ, 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 अच्छी इसलिए रागी के आटे की रोटियां बनानी पड़ी, तो स्वाद तो अलग होगा ही। और अब से आप लोगों को इसी आटे की रोटियां मिलेगी। रागी के आटे से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। तभी अचानक अंधेरा हो जाता है और बिजली कड़कने की आवाज आने लगती है। अब तो लाइट भी चली गई और बाहर के मौसम से लग रहा है अब बारिश होगी। हे भगवान, पहले ही मुझे इतनी सर्दी लग रही है, अब बिजली भी चली गई। हीटर कैसे चलेगा मम्मी जी? वो तो पापा ही बताएंगे। वादियों में आने का प्लान उनका ही था। विनोद का गला सूखने लगता है क्योंकि निकिता की तबीयत अब ज्यादा खराब हो रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, सर्दी भी बढ़ रही थी, जिससे रात को निकिता को तेज बुखार आ जाता है। मैं दवाई लेकर आता हूँ, तुम लोग बहू के साथ रहो। रेनकोट पहनकर विनोद बाहर निकलता है। इतनी तेज बारिश और कच्चे रास्ते में इतनी रात गए, कुछ भी देख पाना मुश्किल था। अरे भाई साहब, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं आप? ये पहाड़ों का रास्ता है, कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर सकते हैं और अगर आगे का रास्ता रुक गया तो वापस कैसे आएंगे आप? मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है भाभी, बुखार की दवाइयाँ तो मुझे लानी ही पड़ेगी भाभी। फिर सुबह में डॉक्टर को बुलाया जाएगा। लगता है आपकी बहू को ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। मेरे पास बुखार की दवाई है, मैं आपको दे देती हूँ, आप अंदर आइए। यह तो मेरी खुशकिस्मती है भाभी कि आपकी नजर मुझ पर पड़ गई, वरना पता नहीं क्या होता। पहाड़ों की खूबसूरती को देखकर लोग उसके पास आकर्षित हो जाते हैं, पर इसके किनारे रह रहे लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये तो हम लोग ही जानते हैं। कभी बिजली पानी की समस्या, तो कभी मौसम की मार, कभी तीखे रास्तों से लड़ना, तो कभी जंगली जानवरों का डर। और इस बदलते मौसम का खेती पर भी बहुत असर पड़ता है। बहुत हिम्मत है आप लोगों में। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, पर अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। घर लौटते ही विनोद अपनी बहू को दवाई देकर चूल्हा जलाता है, जिससे उसके कमरे में गर्माहट बनी रहे। और जैसे ही सुबह की पहली किरण आती है, वो रॉकी से कहता है, हमारे वापस लौटने की टिकट करवा ले बेटा। अगर आज की होती है तो आज की ही करवा ले। बिना सोचे समझे अपनी घर गृहस्थी उठाकर मैं यहाँ आ गया। ये भी नहीं सोचा कि हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करने की आदत नहीं है। रात को तो बहू को बुखार था, उसकी दवाई मिलनी भी इतनी मुश्किल हो गई थी। आगे जाकर अगर उसकी डिलीवरी भी ऐसी हालातों में हुई तो क्या होगा? चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आपको समझ तो आ गई। मैंने तो पहले ही रात से कहा था कि अपने पापा की इस बचकानी जिद को इतनी अहमियत मत दे, पर उसने कहा, नहीं मम्मी, ऐसे में पापा को लगेगा कि उनके रिटायरमेंट के बाद अब उनके बेटे उनकी एक भी इच्छा पूरी नहीं करना चाह रहे। और आपकी प्यारी बहू तो आपकी हर हाँ में हाँ मिलाती है, सो आपके साथ आ गई। अपने परिवार वालों का खुद के लिए इतना प्यार देखकर विनोद की आंखें भीग जाती हैं और 2 दिन बाद ही वो अपने पूरे परिवार के साथ वापस लौट आता है।